का एक स्वभाव है कि आदमी की तारीफ जरूरत से भी ज़्यादा कर देते हैं। वास्तविकता ये है कि मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, बच्चा हूँ, और सबसे बाद में यमुना के किनारे पर रहता हूँ जहाँ सूर्य की किरणें आपसे बाद में मुझे पहुँचती हैं। मेरे पास अंधेरा आपसे पहले मुझे मिल जाता है। सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मेरा। सम्मानित मंच कृषि विभाग के कर्मठ अधिकारी और कर्मचारीगण, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, विभिन्न विभाग अगर किसी से आए हुए हों उसके कर्मचारी अधिकारीगण, मेरे किसान देवताओं, मातृशक्ति, आज आवश्यकता है, परिवर्तन का दौर चल रहा है। हम लोग जिस चीज को लेकर के चले थे उसमें कुछ कमियां हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे कर्णधारों ने देखी, तो उसमें परिवर्तन की जरूरत आज महसूस हुई। ये आज का मेरा विषय होगा जीरो बजट प्राकृतिक खेती। ये खेती गौ आधारित होती है। मैं अक्सर कहा करता हूं, ये कहावत थी, आप लोगों ने पढ़ी है, उत्तम खेती मध्यम बान और निश्चित चाकरी ठीक निदान। मेरे देश की पहचान खेती से होती थी। बहुत उन्नत खेती थी, लेकिन विदेशी दास्ताने, विदेशी आक्रांताओं ने उस कल्चर को भुलाने की, उसको मिटाने का पूरा प्रयास किया, इस देश को गुलाम करने का पूरा प्रयास किया। बहुत लंबा इतिहास है। छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर किसी घर को बर्बाद करना है, आप उसके बैंक बैलेंस को मत छेड़िए, उसकी फैक्ट्री को, उसके खेत को मत छेड़िए, बस उसके एक बच्चे को पकड़ लीजिए, जितने ऐब आप उसमें डाल सकते हैं वो डाल दीजिए, वो घर अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और यही अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। गौ आधारित कृषि हमारी होती थी, और गाय के बारे में आज कोई नई बात नहीं हुई है। हमारे वेदों में, वेदों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। वेदों में लिखा गया है कि कस्य मात्रा न विद्यते, किसकी मात्रा की तुलना नहीं की जा सकती। और उसमें कहा है कि गोवस्तु मात्रा न विद्यते, यानी गौ के गुणों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। कहा गया है कि गौ विश्वस्त्र मात्र है, पूरे विश्व की मां है गाय। हमने भी सुना था, हमने भी पढ़ा था, रिसर्च किया। आज का विषय मेरा रहेगा गौ से जिसके गौमूत्र से, आपके गौ के गोबर से, उसकी लस्सी से, उसकी दूध से हम किस तरह से अपनी बीमारियों को, खेत की बीमारियों को, अपने शरीर की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उसके खाद बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, धन्यवाद करूंगा हमारे भाई माटकी वाले, अभी अमित जी बोल करके गए हैं, बड़ा अच्छा योगदान इनका है। मैं बड़ा प्रभावित हूं इनके पास, मैं अक्सर जाता रहता हूं। किसानों को बहुत अच्छी सलाह, ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके चलते हैं, मतलब किसानों के उत्थान के लिए पीएनबी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो जो सैंपल की बात कर रहे थे, एक यहाँ पर मोहंती जी आए थे एक बार, मेरे ख्याल से वो LDM थे, वो तिरफा गांव में आए, मेरा भी वहाँ पर लेक्चर था, वो बड़े प्रभावित हुए। वो कहने लगे भाई साहब बोलो आपकी कोई मांग हो यहाँ पे। मैं कहा जी मेरी एक तो मांग ये है कि यहाँ बहुत भीड़ है, एक तो ATM का इंतजाम कर दो, और एक यहाँ पर मिट्टी की प्रयोगशाला है, तो उसकी मिट्टी टेस्टेड आपको वो करा दो यहाँ पर कैंप। मोहंती जी ने तत्काल ही तीसरे दिन कैंप में भेज दिया, और मेरे भाई बाजा बाजा तो ढेला का ढेला ही उठा लाया, फोड़ने की जरूरत नहीं समझी। भाई साहब बैठे उनको पता है। आपका वैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है। इस देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है।
अन्नदाता आप लोगों को कहा जाता है, वो अलग चीज है। परिस्थितियों ने हमें कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन ये हम कभी भुला नहीं सकता, कोई भुला नहीं सकता कि इस देश की पूरी जनता का पेट पालने का काम आप लोग करते हैं। गौमूत्र की बात अभी भाई साहब में बता रहे थे कि 16 तत्वों की 17 तत्वों की जरूरत पड़ती है और गौमूत्र के अंदर 24 तत्व विद्यमान है। सबसे पहले तो संपूर्ण पोषक गौमूत्र है। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। मैं कल मुजफ्फराबाद में भी बोल रहा था, जब दावड़ी चलती थी सारा पेशाब दावड़ी में जाता था, वो चने भीग जाते थे, वो गेहूं भीग जाता था, वो जई भीग जाती थी, वो जौ भीग जाता था। बड़े प्यार से हम उसे खाते थे। कोई धर्म की बात याद नहीं आती थी, किसी मान्यता की बात याद नहीं आती थी, किसी को बदबू नहीं आती थी। आज अगर गौमूत्र की बात करूं ना, बोला रो दाढ़ी वाला कह रहा था, उसका तो दिमाग से आ गया। किसी को नहीं आती थी, सब खाते थे एक तरफा। उसी को हम लोग अपने खेत में डालते थे। बड़े वैज्ञानिक लोग थे वो। आप जो मिश्रित खेती की बात आज वैज्ञानिक लोग करते हैं, गेहूं के अंदर चना डाल दिया, मटर डाल दी, दलहनी फसलें हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं, और एक काम फ्री में हो गया, प्लस में हमारी फसल अलग से हो गई। तो मेरे साथियों, गौमूत्र से हम लोग सबसे पहले, आप लोगों ने साथ लिखा भी हो, पढ़ा भी हो, देखा भी हो, जीवामृत बनाते हैं। कैलकुलेशन का पता है जीवामृत की? कोई जानना चाहता हो बताने के लिए मैं तैयार हूं। 200 लीटर का हमने ड्रम लेना है, प्लास्टिक का ड्रम ले लेंगे हम लोग 200 लीटर का। इसके लिए हम सामग्री आप नोट कर लो। इसमें 10 लीटर कम से कम गौमूत्र होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और बतानी आपको जरूरी समझता हूँ कि गाय के साथ में बकरी का भी चलेगा, बैल का भी चलेगा, भैंस का भी चलेगा, लेकिन एचएफ और जर्सी का नहीं चलेगा, क्योंकि एचएफ और जर्सी हमारी गाय नहीं है, ये विदेशी गाय हैं। इनके पता नहीं कौन कौन से बीज को क्रॉस करके इनको बनाया गया है। हमारी मजबूरी थी उस टाइम, श्वेत क्रांति के रूप में हमें इनको सौंपा गया था, लेकिन आज WHO ने क्लियर कर दिया है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। कम से कम 10 लीटर हमने ले लिया, 10 ही लीटर गाय का गोबर, 2 किलो किसी भी दाल का आटा, दलहनी फसलें, प्रोटीन उसके अंदर होती है। प्रोटीन आपके शरीर के लिए जरूरी है, प्रोटीन आपकी जमीन के लिए जरूरी है, प्रोटीन आपके पौधों के लिए जरूरी है। और 2 किलो गुड़, आप गन्ने का रस भी डाल सकते हैं, आप जो खांड से निकलने वाला सीरा है उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ मैं एक बात कहनी बहुत जरूरी समझता हूँ। जब प्राकृतिक खेती की बात आती है, जीरो बजट की बात आती है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा अपना होना चाहिए, हमें बाजार से लेना नहीं चाहिए। अगर बाजार से गुड़ लेकर के आप आएंगे तो उसमें तो हाइड्रो और पपड़ी है, सफेद रंग का गुड़ है, तो जो बैक्टीरिया बनेंगे उसमें वो केमिकल है, उनको खराब कर देगा। तो आपका काला गुड़ बेहतरीन है, आपका सीरा बेहतरीन है, आपके गन्ने का रस बेहतरीन है। इसको आप एक ड्रम में डाल दो, उसको जी 2 किलो, कम से कम आप 3 किलो भी डाल सकते हैं। ये मात्रा जो है ये कम से कम है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ये ले लिया आपने, इसको आप घड़ी के दिशा में दिन में 2-3 बार घुमाएं। इसमें फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन से बैक्टीरिया बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये, जैसे आप गर्मी का दिन है 6-7 दिन में ये तैयार हो जाएगा, सर्दी में इसको तैयार होने में 10-12 दिन लगते हैं। अब हमें इसका करना क्या है? हमने अब बैक्टीरिया की जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा बीच में बताना चाहता हूं अपने। मेरे पास सामने खीर की थाली रखी हुई है और बीच में हाथ नहीं है, तो वो मुंह तक नहीं जाएगी।
किसी भी तत्व को चाहे आप रासायनिक रूप में दे रहे हैं चाहे प्राकृतिक रूप में दे रहे हैं, उसको एक बैक्टीरिया ही पौधे को उपलब्ध कराता है। और ये जो असंतुलित दवाइयां खाद हमने डाले हैं तो हमने अपने बैक्टीरिया को, उस जीवाणु को खत्म कर दिया है और इसीलिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आज बैक्टीरिया का, उसका जीवाणु का बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हमने फसल पर छिड़काव करना है तो पहला छिड़काव सब्जी पर करेंगे या किसी चीज पर करेंगे, गेहूं पर करेंगे, मक्का पर करेंगे, तो 1 लीटर प्रति टैंकी कमर की जो 15 लीटर 16 लीटर की आती है। गन्ने पे आप 1.5 लीटर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि गन्ने की पत्ती हार्ड होती है। कर लिया हमने। इस तरह से आप 15-15, 20-20 दिन के अंतराल पर पौधे के पोषण के लिए आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पर एक बात बतानी मैं आपको जरूरी समझता हूँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स हैं तो इसमें डीकम्पोज की प्रक्रिया 10-15 दिन के बाद शुरू हो जाती है। तो इसको हम 15 दिन तक समाप्त कर लें, उसका हमने छिड़काव करना है और जो बचा हुआ है उसको हमने पानी के साथ अपने खेत में बहा देना है। दूसरी तैयारी के लिए उसका थोड़ा सा कल्चर, जैसे लस्सी का जामन, आप लोग दूध हमने गर्म कर दिया और दूध गर्म करने के बाद फिर उसमें जामन दे दिया, सारी लस्सी हमने बता ली, थोड़ी सी बचा ली, उसका फिर जामन दे दिया। तो इसलिए जामन के लिए हम थोड़ा सा उसका रखते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जीवामृत हो गया। एक और दूसरी चीज बताना चाहता हूं मैं, षड रस। हमारी प्रकृति के अंदर 6 रस है, खट्टा है, मीठा है, तीक्ष्ण है, कसैला है, कड़वा है, कुल मिलाकर ये 6 रस बनते हैं। अब इन 6 रसों की पूर्ति हम अपने शरीर के अंदर, अपने पशुओं के अंदर, अपनी जमीन के अंदर कैसे करें? आपके स्वास्थ्य के लिए भी वही है, लेकिन यहाँ पर वही बात जरूरी हो जाए, जो मट्ठा हम लेंगे, जो लस्सी हम लेंगे वो हम देसी गाय का लेंगे। और देसी गाय का हमारा मतलब है वो साहिवाल हो सकती है, सिंधी हो सकती है, रेड सिंधी हो सकती है, थार पारकर हो सकती है, गिर हो सकती है, कैकरेज हो सकती है। करीब सैकड़ों नस्लें हमारे देश में हैं, लेकिन एचएफ और जर्सी नहीं हो सकती। हमने उसकी लस्सी लेनी है। अगर हमने षड रस बनाना है उसके लिए उसकी लस्सी आप ले लो। अगर आप अपने लिए बनाना है तो 1 लीटर लस्सी ले लो ताजी। 1 लीटर में आप 30-40 ग्राम आंवले का चूर्ण, चूंकि 5 रस लस्सी में होते हैं और 5 ही रस आंवले में होते हैं। वैसे तो जोड़ में 10 हो गए, लेकिन 1 रस लस्सी में वो जो एक्स्ट्रा है, 1 रस आंवले में एक्स्ट्रा है, कुल मिलाकर वो 6 ही रस बनेंगे। तो अगर आप अपने बच्चों का स्वास्थ्य चाहते हैं तो 1-1 चम्मच उस षड रस का सुबह शाम बच्चों को दे सकते हैं। आप प्रति टंकी 1 लीटर डाल करके इस छाछ को, इस षड रस को अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। ये आपके 6 रसों की पूर्ति करेगा। इसकी एक्सपायरी, इसको आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक आप इसको यूज कर सकते हैं। 6 रस एक जगह रख लो लस्सी को। इसके अलावा एक बनाते हैं हम गो कृपा अमृत। गो कृपा अमृत में हम दाल का आटा नहीं डालते, जो आपने नोट किया है, हम दाल का आटा नहीं डालते। इसीलिए इसकी एक्सपायरी 3-4 महीने तक बढ़ जाती है। बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी, हम उसका छिड़काव करेंगे। इस तरीके से अपनी फसलों को हम लोग पोषण दे सकते हैं। हमारे पास जो गोबर है, गोबर से हम पहली बात तो वर्मी कंपोस्ट हम बना सकते हैं। आप कुछ लोग बनाते भी होंगे, केचुआ खाद। इसके अलावा एक विधि आई थी जो नैडप कंपोस्ट था। हमारे जो खेत से निकलने वाला जो कचरा है, जो पत्ती है, पुआल है, सरकार का उपक्रम था कि इसको मत जलाइए, वो गलत नहीं था। ये सारी जो वेस्ट है, जो निकलने वाला कास्ट है, ये जमीन के लिए होता है। कभी हम इसके लिए काम करते थे ढकने का। वेदों पुराणों में कहा गया है कि माँ कभी नंगी नहीं रहती, माँ के शरीर पर कपड़ा होता है।
ये जमीन हमारी माँ है जो हमें खाने को देती है, उसको आज नई भाषा में कहना शुरू कर दिया। हमने मल्चिंग, जिसको हम कहते थे आच्छादन, ढकना। आप आलू के किसान हैं, आप गन्ने के किसान हैं, लहसुन हमने देखा है हरियाणा में हम जाते हैं टोटल पुआल लहसुन के ऊपर ढक देते हैं। उसके कई फायदे हैं। आपने जीवामृत का स्प्रे कर दिया तो आपका एक केचुआ जागृत हो गया। आज सबसे बड़ी समस्या पैदा क्यों हुई, अभी कल बात हो रही थी, मलिक साहब जिक्र कर रहे थे इस बात का कि वो जो हमारा एक चैन सिस्टम था, जमीन में रंध्र बनते थे, सुराख बनते थे, और ये जो पानी ऊपर से बरस रहा है काफी हद तक जमीन में चला जाता था, वो प्रक्रिया हमारी खत्म हो गई। हमारा केचुआ जब बारिश होती थी तो आप चाहे टोकरा भर लो, इतना केचुआ निकलता था। कई प्रकार के केचुए हमारी जमीन के अंदर हैं, जिसको हलवाहा भी आप लोग कहते थे, आप कहते थे। हमने जो सीखा आपसे सीखा, हमने जो सीखा इन विभाग वालों से सीखा, हमने जो सीखा इन वैज्ञानिकों से सीखा, इन्होंने बताया, आप लोगों ने बताया कि हमारे पास केचुआ था, उसको हम हलवाहा कहते थे। तो ये थे जो शब्द है, ये बड़ा करुणा का शब्द है, बहुत करुणा का शब्द है। बीता हुआ कल हो गया। केचुए का काम क्या था? एक केचुआ 3-4 फुट तक जाता था, एक केचुआ वाटर लेवल तक जाता था, और जमीन के अंदर जितने खनिज लवण हैं उनको पौधों के खाने के लायक बना करके जमीन के ऊपर निकाल देता था। प्लस में एक सुराख बनता था, जिससे पानी जब ऊपर बारिश जा रही होती थी हमारी जमीन के अंदर पानी जाता था, हमारे जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ती थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहता था। साथियों, जागना आपको पड़ेगा। आप जागेंगे तभी सवेरा होगा, क्योंकि किसान इस ताले की चाबी है, इसकी चाबी और किसी के पास नहीं है। सबसे बड़े वैज्ञानिक आप हैं, आपसे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन समस्या हमारी कहाँ है? ज्योतिष पढ़ने के लिए हमने एक बच्चे को भेज दिया, उसने वहां पर शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वापस आया तो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई इसका कम से कम इम्तिहान ले लो। तो उन्होंने एक वो ले ली अपने हाथ में, एक आपकी अंगूठी, उसने कहा बेटा बताना मेरी उसमें क्या है मुट्ठी में। उसने ज्योतिष की गणना की, गणना करने के बाद लगा कहने की गोल गोल है। हाँ बेटे शाबाश, बहुत अच्छा है। फिर गणना की, लगा कहने बोला अंदर सुराख भी है। उन्होंने कहा अरे वाह बेटा बहुत बढ़िया है। अब तीसरे नंबर पर गणना को छोड़ दिया, उसने टल्ला मार दिया। वो कहने लगे जी चक्की का पाठ है। तो अगर आप लोग सारी गणना करते रहे ना, तो आपसे बड़ा वैज्ञानिक कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप हवा को देख कर तो बता सकते हैं कि बारिश कब आएगी, वो क्षमता आप लोगों के अंदर है। तो मैं कंपोस्ट के बारे में बता रहा था आपसे, जितना बाहर निकलने वाला कंपोस्ट है, आप नेडअप में उसकी लेयर डालिए, उसमें मिट्टी की लेयर डालिए, फिर आप खरपतवार की लेयर डालिए, फिर गोबर के घोल करके छिड़काव करिए। बहुत बैक्टीरिया होता है, करोड़ों बैक्टीरिया ताजे गोबर में होता है गाय के। और ये जो आपका गोवर्धन पूजा होती है, कोई ऐसे थोड़ा ही गोवर्धन पूजा होती है कि किसी ने जबरदस्ती लगाई थी। इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन था। आपके घरों में चाहे आप हिंदू रहे हो चाहे मुसलमान रहे हो, आपके घरों में जो गोबर लिपा जाता था वो गाय का गोबर था। वो अचानक नहीं था, वो अज्ञानता में नहीं था। गोबर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अस्थमा, मलेरिया, प्लेग, टीबी के कीटाणुओं को खत्म करते हैं। इसीलिए परमाणु विकिरण जापान में साबित हो गया, परमाणु विकिरण गोबर से खत्म होता है, कम होता है, उसकी क्षमता घट जाती है। बड़ा जादुई चीज है। तो आप नेडअप कंपोस्ट बना सकते हैं। आपके पास नेडअप भी नहीं है, आपके पास केचुआ भी नहीं है, और आपने कंपोस्ट बनाना, उसका तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपके उस कंपोस्ट से बढ़िया बनेगा। आप गोबर का ढेर लगा लीजिए। आपने गोबर अपनी कुरुड़ी में देखा होगा कि ऊपर तो फुलफुला खाद बन गया, लेकिन नीचे जब खोदोगे तो वहां से कच्चा खाद आपको निकलेगा। 3 साल में निकाल लो। चूंकि अंदर बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाया, जो उसको उसमें फर्मेंटेशन करता, उसको खाद बनाता, वो नहीं पहुंच पाया। ऊपर का खाद बन गया, नीचे जो का तो रह गया।
तो हमने गड्ढा हमने चट्टा लगा लिया, तो 2.5 फीट के लेवल में हम उसे समतल करेंगे। आप नोट कर लो, कितना भी गोबर हो आपका, 1 ट्राली गोबर हो, 2 ट्राली, 5 ट्राली, कितनी भी हो, उसका 2-2.5 फुट का उसकी ऊंचाई रखेंगे, उसको लेवल करेंगे और प्रति 1 फीट पर उसमें हम होल बनाएंगे। होल कैसे बनाएंगे? कोई लकड़ी हमने ले ली, उस लकड़ी में नीचे खुंटे की तरह हमने चूंच बना ली, ऊपर से हम यूं उसमें होल बनाएंगे। होल का मतलब क्या है कि हमारा गोबर गर्म नहीं होगा और उसमें वायु का संचार पूरे में होगा और बैक्टीरिया सारे गोबर में जाएगा। अब हमने ये जीवामृत बनाया है, ये गोकृपा अमृत बनाया है, उस हॉल में जितना हमारा बचा हुआ है जो हमने स्प्रे में लगा लिया, नहीं लगाया आप दोबारा बना लो, 5-7 दिन में बन जाता है, तो उसको हम लोग उसमें भर देंगे जो होल हमने बनाए हैं। तो ताकत बढ़ गई, वो तभी शौकत हो जाएगा, 1 दिन में 2 दिन में तभी शौकत हो जाएगा। इसको 15 दिन के बाद आप पलटी मारना है, दोबारा फिर आप इसका होल बनाएंगे। इस तरह से आपने इसको 3 बार करना है और 3 बार के बाद इतना बढ़िया उर्वरा खाद आपका बनेगा, वर्मी कंपोस्ट से भी बढ़िया बनेगा। आप लोग उसका पैकिंग कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। मैं इसको खुद भी बनाता हूँ, आप भी बनाइए। ये है। इसके अलावा अब कीटनाशक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कीट की उम्र कितनी होती है। एक बार सिसोदिया जी का फोन आया मुझे, तो वो कहने लगे, सुरेंद्र भाई वो जो इसका जो पत्ता है इसका सागौन का, उस पर बहुत भारी वो सब पत्ता छलनी कर दिया। और वो किसान पूछ रहे थे क्या करें, क्या दवाई डाल रहे हैं। मैं बोला बाबूजी पहले तो किसानों के ऊपर काफी साधन है, उसे एक बार हलवा दो पत्ते ने, अगर वह सुंडी नीचे गिर गई वो दोबारा ऊपर चढ़ नहीं गिरी। तो आपका ये इसका है, आपका धान का है, पत्ती लपेटा रहा, आप डंडा लेकर ना 2 जने यूं घमाते हुए चल दो, तो वो इतने ऊपर दोबारा नहीं चढ़ने की, उसका दी एंड हो लिया जो नीचे गिर गई। यानी हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिसके में पैसा खर्च ना करना पड़े, उसी को हम लोग जीरो बजट कहते हैं। तो सुंडी की उम्र कितनी है पहले ये देखना, कीट की उम्र। लेकिन समस्या बताऊं कहां है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, आज ये जो चेप की बीमारी आई मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चेप की बीमारी तो थी, लेकिन इसमें दवाई का मेन रोल रहा। पूरा टैंकर भर के पानी, 3000 लीटर दवा, कितनी 2 लीटर। अरे भैया जब दवा मारनी तो कम से कम मात्रा का तो कम से कम संतुलन बनाओ। अगर प्रति लीटर 1 ml है 1 डालो, 2 ml है 2 डालो, पूरे टैंकर में 3000 में कितनी बांटे भाई आप लगाते रहो रोज। चेप कहाँ मरेगा बोलो, आपने तो 100 उम्र दान दे दिया, वो मरेगा नहीं। वास्तविकता में मात्रा का विशेष महत्व होता है। हमारी सब्जी में अगर नमक की सही मात्रा होगी तो रसोई वाली की बल्ले बल्ले होगी। यानी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर मात्रा गड़बड़ाई तो सारा परिवार गड़बड़ा जाएगा, भूकंप आ जाता है। तो साथियों मात्रा का विशेष महत्व है। अब मेन चीज ये है कि सुंडी की उम्र कितनी है। सपोज करो 15 दिन की है या 20 दिन की है। इसका विज्ञान ये है, इल्ली से प्यूपा, प्यूपे से तितली, आपने पढ़ा है। अभी सफेद गिटार का भूंड निकला था, जिन लोगों ने, मैं उस पर एक वीडियो डाला हुआ अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा एक यूट्यूब चैनल है ग्रीन उर्गो फार्म के नाम से, उसका प्राकृतिक नियंत्रण भी है। उसके भूंड निकले थे, वो फिर उसके बाद निकलने के बाद उनकी क्रिया होती है, प्रेगनेंसी की क्रिया होती है, फिर वो जमीन में चले जाते हैं, फिर वहाँ अंडे देते हैं, फिर बच्चे निकलते हैं, फिर वो बाहर आते हैं, कुछ प्यूपा बन जाते हैं। तो इस तरीके से इनका भी जीवन चक्र होता है, जैसे इसका दीमक का जीवन चक्र है, जैसे इसका आपका ऐसे इल्ली किसका है, इल्ली का। तो जैसे तितली आएगी तो आपको अंदाज लगा कि अब सुंडी आने वाली है। आपके खेत में तितली है तो सुंडी आने वाली है। तो अमावस्या के आसपास आप नोट कर लो, अमावस्या के आसपास वो तितली अंडे देगी। ये हमारे जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं उनका शोध है।
इसलिए आप इल्ली का छिड़काव आप जिस रूप में खेती करते हो, रासायनिक रूप में करते हो, देसी जैविक जो भी आप करते हो, उसका छिड़काव अमावस्या के आसपास आप लोग करेंगे। पक्का हो गया। इसके साथ साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि हमारी प्रकृति में, हमारी खेती में चांद का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्णमासी के पास अगर आप बुआई करोगे अपनी फसल की, तो समुद्र का जल सबसे ज्यादा बाहर होता है, तो उसमें आपकी फसल अच्छी होगी। बड़े साइंटिफिक थे हमारे बुजुर्ग। एक चीज छोटी सी आपको बताना चाहता हूं। एक आती है शरद पूर्णिमा, आती है, हमारी माताएं बहनें खीर बनाती हैं, खीर, और वो खीर रात को चांद की चांदने में रखे हैं। मेरी बात पर ध्यान दे रहे सभी लोग, रखे हैं जी। और सुबह उस खीर को, हाँ जी, पानी भी पीते रहो, मेरी भी सुन लो, अपने की नहीं सुनोगे, सुनोगे किसकी? उस खीर को सुबह ही सबको घर वालों को देते थे। एक साइंटिफिक बात मैं बताना चाहता हूं। जब गो विज्ञान केंद्र में बताया, वहां में गया तो वहां चर्चा होती थी कि आपने जो भी फसल लगानी है उसके बीजों को पूर्णमासी की रात को आप बाहर चांद की रोशनी में रखें और सुबह ही उनका वेट करें दिन निकलने से पहले पहले। हमारे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट जी हैं, हमारे चेयरमैन, जिनका स्वागत है, पधारिए। तो उसको चांद की रोशनी में रखिए, 4 बजे उसका वेट करिए। जिस चीज का वेट सबसे ज्यादा होगा उस साल उसका उत्पादन सबसे बढ़िया होगा। जिसका बराबर वेट रहेगा वो सामान्य होगा, और जिसका वेट कम होगा वो कम झड़ेगा। ये साइंटिफिक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं नहीं बता रहा, हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं। इन चीजों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो अपनी लागत को हम लोग कम कर सकते हैं। ये मेले रोज नहीं होंगे। टाइम कितना जी मेरा? चलता रहूं। ये मेले रोज नहीं होंगे। हमारे संचालक महोदय ने घंटी वैसे बजा दी और उसके बाद रहना अच्छी बात नहीं है। ये मेले रोज नहीं होंगे। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, एक तो आपस का संपर्क सूत्र मजबूत होना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए हर वक्त तैयार हूं। जो फोन कर सकता है, इसको आप थोड़ा सा, अगर आप चाय पी रहे हैं, मैं उसको नोट कर लो, मेरा यूट्यूब चैनल का जिस वक्त आप चाहेंगे आपकी सेवा में तत्पर है। मेरा यूट्यूब चैनल है ग्रीन ओर्गो फार्म, GREEN, ग्रीन ORGO, ओर्गो FARM, फार्म। मैं अक्सर ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। कुछ मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, सिरके 10-12 तरह के मैं बनाता हूँ। आपकी धूप बत्ती है, दंत मंजन है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, और कुछ जोड़ों के दर्दों की दवाइयाँ हैं, कुछ कैप्सूल वगैरह देसी चीजों से बनाता हूँ ताकि अच्छा हो, हमारे भाइयों का भला हो सके। उस पर मैं उसका टोटल फार्मूला डालता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ही बेच सकूं। अगर आप नहीं ले सकते तो आप उससे बना करके अपना फायदा कर लीजिए। तो मैं तो एक ही बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे दोस्तों, सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती, अमित प्यार हो जो है करती। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता। धन्यवाद भाई सुरेंद्र कुमार जी।